हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो के अंदर मैं कवर कराने वाला हूं मैट्रिक्स चैप्टर के 2024 के क्वेश्चंस की अलग अलग सेट्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इससे पहले मैंने 2000 आप टेक्निक यूज कर रहे हो, आप क्वेश्चन को पहले एनालाइज करो, दोनों में क्या कॉमन है। आप बोलोगे 24 कॉमन है, तो बाबू मैंने 24 कॉमन ले लिया, बचा क्या, आप बोलोगे ये चीज बची। अब मैं पूछूं क्या इसका मैं एलसीएम ले सकता हूं या नहीं, आप बोलोगे। तो मैं डायरेक्टली बिना लिखे भी आंसर बोल सकता था कि स्केलर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आंसर आता है, 0। ये दे रखा है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो क्या कहता है आपको, क्वेश्चन 1 नंबर का है तो इतना लंबा नहीं कि मैं पहले इसने बोला स्क्वायर करने का तो मैं पहले पूरी कैलकुलेशन कर रहा हूं कि fx का a स्क्वायर निकाल रहा हूं, फिर मेरे को यहां पे सारे नंबर लिख रहा हूं। नहीं भाई, मैं थोड़ा सा लॉजिक लगाऊंगा। क्या क्वेश्चन के अंदर क्या करता है, इस क्वेश्चन के अंदर वो पहले पूरा मल्टीप्लाई करेगा, पूरा मल्टीप्लाई करके फिर कंपैरिजन करेगा। अरे बाबू 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 1 नंबर के लिए भी तुम 3 से 4 मिनट लगाओगे टेक्निक यूज वाले से। ठीक है, डायरेक्ट करने के चक्कर में हूं मैं, 1 नंबर के हिसाब से दिमाग लगाना, यानी कि पूरा डिटेल में कर रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके दिखा। यहां पे करने के बाद वो आंसर सी लगा देता, जबकि आंसर सी नहीं है इस बार। रीजन बताता हूं क्यों, क्योंकि एक्स यहां भी हो गया। तो 2024 में भी जो मैट्रिक्स चैप्टर के क्वेश्चंस पूछे गए वो आपने देखे कि ओनली क्या है, हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है। तो हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो के अंदर मैं कवर कराने वाला हूं मैट्रिक्स चैप्टर के 2024 के क्वेश्चंस की अलग अलग सेट्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इससे पहले मैंने 2025 के क्वेश्चंस कवर करा रखे थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखी तो डिस्क्रिप्शन मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहां से जाके पहले वो वीडियो देखो। और उस वीडियो के अंदर मैंने बेसिक भी बता रखा था कि मैट्रिक्स का क्या बेसिक है। तो लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स चैप्टर के 2024 में अलग अलग सेट्स के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जरा हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखो पहला क्वेश्चन जैसे ही आपको दिखा तो बच्चे के माइंड में ये आता है कि इक्वल टू का मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस वाई की वैल्यू, बच्चा ये चीज करता है कि सबसे पहले x प्लस वाई बराबर लिखता है वो 6, फिर लिखता है x इंटू वाई बराबर क्या कर देता है 8। ये इसके दिमाग में बात आती है, फिर वो ऊपर से पहली वाली इक्वेशन से यहां से x की वैल्यू निकालता है, 6 माइनस वाई करता है, और यहां पर x की जगह वैल्यू पुट करके फिर इसकी एक इक्वेशन बनाता है और पूरा सॉल्व करने बैठता है 1 नंबर के हिसाब से। भाई एग्जाम में इतना लंबा क्वेश्चन नहीं होता, वो आप गलत कर रहे हो जो आप टेक्निक यूज कर रहे हो। आप क्वेश्चन को पहले एनालाइज करो, दोनों में क्या कॉमन है। आप बोलोगे 24 कॉमन है, तो बाबू मैंने 24 कॉमन ले लिया, बचा क्या, आप बोलोगे ये चीज बची। अब मैं पूछूं क्या इसका मैं एलसीएम ले सकता हूं या नहीं, आप बोलोगे डेफिनेटली ले सकते हो। तो मैंने इसका एलसीएम लिया, x और y आया, तो यहाँ क्या बचा, आप बोलोगे y और x बचा। अब मैं पूछूं क्या क्वेश्चन के अंदर मेरे को x प्लस वाई की वैल्यू थी, x प्लस वाई की वैल्यू आप बोलोगे 6 थी, तो मैंने 6 लिख दिया। x इंटू वाई की वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे 8, तो मैंने 8 लिख दिया। अब जो कट रहा था काटा मैंने, ठीक है, तो ये कितने पे गया, आप बोलोगे 3 पर, तो मल्टीप्लाई कर देते, कितना आंसर आ गया, आप बोलोगे 18। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हुआ, डी फॉर डायन, डी आंसर हमारा निकला। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कैसे पूछा गया और सेट्स के अंदर। कहता है ए और बी आर ए टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, दोनों कैसे हैं, हमारे नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिनका ऑर्डर भी क्या है, सेम है। इस तरीके से है कि आपका आंसर ये आना चाहिए, तब ये कब आएगा। तो देखो जी, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, आपको पता है कि अगर मेरे पास ए स्क्वायर होता है, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर होता है, तो ए इंटू ए लिखता हूं या नहीं, आप बोलोगे डेफिनेटली लिखते हैं। तो वही चीज यहाँ स्क्वायर है, तो मैं आपसे पूछूं क्या मैं इसको ए प्लस बी, ठीक है, डॉट ए प्लस बी लिख सकता हूं या नहीं, आप बोलोगे लिख सकते हो भैया, मैंने लिख दिया इधर। अब मैं क्या करूंगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई किया, अब ए को ही किससे मल्टीप्लाई किया, हमने बी से करा। अब बी किससे मल्टीप्लाई होगा, ए से, और बी किससे मल्टीप्लाई होगा, बी से ही। ए को ए से करते हैं, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ये ए भी अपनी जगह था, ये बी ए अपनी जगह था, ये बी का स्क्वायर। इस भाई साहब ने बोला कि जब भी मैं इसका स्क्वायर करूं तो मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर आना चाहिए। अब भाई मेरे को बस आंसर में चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, आप बोलोगे भैया इसका मतलब हुआ इन दोनों बंदों को गायब करना। अब ये गायब कब होंगे, आप बोलोगे भैया ये गायब तभी हो सकते हैं जब मेरा ए बी की जगह मैं क्या लिख दूं, माइनस का बी ए लिख दूं। क्यों, क्योंकि देखो जैसे मैंने इस स्टेप के अंदर ए बी की जगह, ठीक है, ए बी की जगह क्या करा, माइनस का बी ए लिखा, ठीक है, तो आप बोलोगे भैया जी ये क्या हुआ, हमारा गायब होके ये आंसर आ गया। तो आप समझो कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है कि ए बी की जगह माइनस बी, आप बोलोगे बी फॉर बाहुबली, हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्लियर हुई बात इधर। चलो देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ये रहा। कहता है इफ द मैट्रिक्स ए और बी आर द ऑर्डर, मतलब मेरे को ए मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है और साथ के साथ बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर दे रखा है। पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3, दूसरी वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1। अब कहता है देन द ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज
और बी ट्रांसपोज, इनका ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात आती है, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं तो आपको पता होगा रो कॉलम में बदल जाती है। तो मतलब ये मेरी रो थी, ये कॉलम थी, तो इसका ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आएगा 3 into 1। सेम कहानी में बात करूं तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा 1 into 3। अब कहता है कि देन आपको इनका प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है। तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई में ये इसकी जो हमारी क्या कहते हैं कॉलम, इसकी रो से मैच होनी चाहिए, मैच हो रही है बिल्कुल। और फाइनल आंसर क्या होता है, इसका रो और इसका कॉलम, यही हमारा फाइनल आंसर होता है। तो हमने क्या कर दिया, फाइनल आंसर किस में लिख दिया 3/3 में। तो इसका जो ट्रांसपोज का आंसर आएगा वो किस में आएगा 3/3 में आएगा। क्लियर है बात। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या था हमारे पास। कहता है द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ a 3/3 स्केलर मैट्रिक्स। अब रिकॉल कीजिए स्केलर मैट्रिक्स क्या थी। आप बोलोगे भैया स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जहां पे डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। कोई भी स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जहां पे डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं। ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो कह रहा है कि सम ऑफ का मतलब प्लस कीजिए, इन सबको क्या करो प्लस कीजिए। अगर मैं इन सबको प्लस करने की बात कर रहा हूं, वो ये कहानी कह रहा है कि इन सबको अगर मैं प्लस करता हूं, ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आता है 9 आता है, ये बात कह रहा है। ठीक है जी। अब इसने बोला कि जैसे अगर मैं देखो ए 3a हो गया, 3a इक्वल टू कितना हो गया 9, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। चलो अब कहता है देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट, मतलब कि कहने का मतलब है कि स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट लिखे गए हैं इन सब का क्या करना है, मुझे प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया भाई 3 into 0 into 0 into 0 into 3 into 0, भाई ये करना है। तो आपको पता है भाई इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे 0। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका ए हो गया। और इतना करने की भी जरूरत नहीं थी भाई साहब, इसमें आप लॉजिक भी लगा सकते थे कि भाई स्केलर मैट्रिक्स में ये 0 0 होते हैं। अब मुझे कहता है कि मल्टीप्लाई करना है सारे एलिमेंट। अरे भाई इस स्केलर में कुछ भी हो, मैं सबको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, आप बोलोगे 0 आएगा। तो मैं डायरेक्टली बिना लिखे भी आंसर बोल सकता था कि स्केलर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आंसर आता है 0। क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं जरा हमारा अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास आई जे बी द 3/3 की मैट्रिक्स है, जहां पे 3/3 के मैट्रिक्स का मतलब आपको पता चल गया 3/3 की मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है ना। आप बोलोगे भैया ये होती है हमारी 3/3 की मैट्रिक्स। अब बच्चा क्या करता है, पहले पूरी मैट्रिक्स बनाएगा, फिर उसकी वैल्यू निकालेगा। मैं इतना सब कुछ नहीं करूंगा, मैं देखूंगा कि मेरे ऑप्शन में किस किस का काम है, उसी को ही हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे कि पहले कहता है 1 1, तो हम निकालेंगे A11, क्योंकि इसने पूछा कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो हम 1 1 की वैल्यू निकालने जाएंगे तो मुझे पहले पता है Aij बराबर क्या था, I-3j था। तो ये मेरा i होता है पहला वाला नंबर, ये मेरा i होता है और ये कौन होता है j। तो मैंने i की जगह 1 रख दिया, j की जगह भी 1 रख दिया, तो आंसर क्या आ गया -2। तो लॉजिकल बात है -2 मेरा 0 से छोटा होता है। तो मतलब पहला ऑप्शन तो बिल्कुल मेरा राइट है। अब चेक करते हैं दूसरा ऑप्शन की बी वाला ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन कह रहा है A12 प्लस का A21, इसका आंसर आना चाहिए -6। जरा चेक करते सही है या गलत। तो A12, तो सबसे पहले तो मैं A12 निकालूंगा, तो मुझे फॉर्मेट पता है कि i जे की जगह क्या रखा 2, तो 1 - 6 कितना आ गया -5 आ गया। फिर मैंने इधर से क्या निकाला 2 1 निकाला, क्या निकाला है ना A21। तो भाई ये 2 और ये 1 की जगह रख दिया। ठीक है, 1 की जगह क्या आएगा, आप बोलोगे 3 into 1, तो आंसर क्या आ गया -1 आ गया। इन दोनों को प्लस करना था, अगर मैं इन दोनों को प्लस भी करता हूं सॉरी, तो इन दोनों को प्लस भी करता हूं तो आपका आंसर क्या आ रहा है, आप बोलोगे आपका आंसर आ रहा है कितना 6 आ रहा है। क्लियर ही बात, क्या आंसर आ रहा है 6 माइनस का, तो ये ऑप्शन भी राइट है। अब जरा ये चेक करते हैं कि ये गलत है या सही है। ठीक है, A13 की वैल्यू निकाल लो। 13 की वैल्यू कैसे निकलेगी, i माइनस, हमारा फॉर्मेट होता है i-3j होता है। तो देखा i की जगह 1 रखा 3 और j की जगह रखा j, ये आ गया हमारा कितना -8 आ गया। अब कहता है कि भाई इसी के अंदर आप 3 1 भी निकालो। फॉर्मेट कहता है i-3j कहता है। ठीक है, यही फॉर्मेट था, ये 3 हो गया और ये 3 into 1, तो ये आंसर कितना आ गया, आप बोलोगे जी 0 आ गया। क्या रियलिटी बात है कि क्या रियलिटी में ये -8, क्योंकि इसने बोला है, ठीक है, कि क्या बोला हुआ है कि कौन सा गलत है,
तो अब ये देखिए इसकी वैल्यू -8 थी, इसकी वैल्यू 0 थी। तो सोचिए क्या रियलिटी में -8 0 से बड़ा होता है? आप बोलोगे नहीं होता। तो स्टेटमेंट क्या होगी? आप बोलोगे ये स्टेटमेंट होगी हमारी फॉल्स होगी। बात समझ आई? स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? फॉल्स। कोई दिक्कत इसमें? आप बोलोगे नहीं जी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखते हैं। हमारे पास ये दे रखा है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो क्या कहता है, आपको fx दे रखा है ये पूरा फॉर्मेट, फिर कहता है कि इसका fx का स्क्वायर करो। पहले लेफ्ट हैंड में कहता है कि fx का इस पूरे का क्या करना है, मुझे स्क्वायर करने की बात कर रहा है। ठीक है, इस पूरे का क्या कह रहा है? स्क्वायर करने की बात कर रहा है। सपोज करो मैं इसको a बोल देता, क्या बोल देता? a। तो यहाँ पे भी क्या होता? आप बोलते a स्क्वायर होता, होता नहीं होता? आप बोलते हाँ भैया जी a स्क्वायर होता। अब a स्क्वायर कैसे निकलता? आप बोलते a इंटू a कर दो तो a स्क्वायर निकल जाता है। तो वही चीज है बाबू कि पहली स्टेप में आपको स्क्वायर निकालने के लिए fx को मल्टीप्लाई करना है, किससे? fx से करना है। उस पर भी जाएंगे, वो क्या कहता है अभी हम पहले इतना काम करते हैं। fx मुझे पता था क्या था, आपने लिखा cos x माइनस का साइन एक्स, और ये क्या था? 0। फिर आपने लिखा साइन एक्स कॉस एक्स, ये था 0। फिर आपने लिखा 0 0 1। फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करना है तो आपने लिखा cos x माइनस का साइन एक्स, फिर आपने लिख दिया 0। फिर ये लिखा आपने साइन एक्स, फिर क्या लिखा आपने? cos x, फिर लिख दिया 0 0 0 1। अब मुझे पता है दोनों का आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो अब मुझे मल्टीप्लाई करने के लिए पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई कैसे करूंगा। आप बोलोगे भैया ये मल्टीप्लाई में मुझे पता है कि जो रो होती है वो कॉलम से क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। तो कॉस को कॉस से करा तो आप बोलोगे भैया कॉस को कॉस से करते हैं तो कॉस स्क्वायर आ जाता है, मैंने लिख दिया एक्स। साइन को साइन से करा, आप बोलोगे माइनस का साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब 0 को 0 से करा, 0 आगे लिखने की जरूरत नहीं थी। सेम यही फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी? आप बोलोगे सेकंड कॉलम से। तो इसको इससे किया तो ये आ गया माइनस का cos x और ये sin x, क्योंकि फर्स्ट वाला नंबर फर्स्ट से होगा, सेकंड वाला सेकंड से। साइन को cos से किया तो माइनस का sin x cos x आ गया जी। अब 0 को 0 से किया, 0 हो गया। अब यही फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी? आप बोलोगे थर्ड वाले से। तो cos x को 0 से किया 0, sin x को 0 से किया 0, 0 को 1 से किया तो लास्ट में क्या आ गया? 0 आ गया। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं जी। जरा आगे देखते हैं। अब यही सेकंड वाली चीज मल्टीप्लाई होगी तो हमने साइन को साइन से किया तो यहां आ गया sin x डॉट cos x, फिर cos को किया तो प्लस का cos x, ठीक है, और sin x आ गया। अब करते हैं साइन को साइन से किया तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और cos को cos से किया तो आप बोलोगे cos स्क्वायर x आ गया। ठीक है जी। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं थी, पहली लाइन से ही आपका आंसर आ सकता है, मैं मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूं। ठीक है, अगर आपको आता है मल्टीप्लाई करना तो मत कीजिए, यहीं से आपका आंसर आ चुका है। पहली लाइन को ही मल्टीप्लाई करके, रीजन बताता हूं क्यों, क्योंकि इसने बोला है, ठीक है, पहली लाइन को ही मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। इसने बोला था आगे चल के एफ के एक्स बोला था, क्या बोला था? एफ के एक्स। तो भाई देखो मुझे पता था यहाँ पे अगर x है तो हर जगह क्या आएगा? आप बोलोगे हर जगह भैया x आएगा, क्या आएगा? x आएगा। अगर यहाँ पे y आ जाता, यहाँ क्या आ जाता? y, तो आप बोलते हर जगह क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। तो ऐसी अगर इस x की जगह kx आ गया तो इसके फॉर्मेट में हर जगह क्या आ जाएगा? आप बोलोगे इसके हर जगह kx आ जाएगा, क्या आ जाएगा? kx आ जाएगा। ठीक है, 0 था 0, हर जगह लिख दोगे आप। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन 1 नंबर का है तो इतना लंबा नहीं कि मैं पहले, इसने बोला स्क्वायर करने का तो मैं पहले पूरी कैलकुलेशन कर रहा हूं कि fx का a स्क्वायर निकाल रहा हूं, फिर मेरे को यहाँ पे सारे नंबर लिख रहा हूं। नहीं भाई, मैं थोड़ा सा लॉजिक लगाऊंगा। क्या कि भाई मैंने फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई कर लिया। मैंने क्या करा कि भाई वैल्यू निकालनी थी ना k की, तो मैंने फर्स्ट रो को ही फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके देखा और मेरा ये आंसर आ गया। ठीक है, मैंने इधर लिख दिया कि ये मेरा आंसर आ गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। सेम चीज अब इसने बोला इक्वल टू होता है किसके? f के x के, तो मैंने पहले ही केस में ही इधर रखकर देख लिया तो ये क्या आ गया? cos के x आ गया। मैं पूरा नहीं लिख रहा भाई, 1 नंबर का है, मैं पूरा थोड़ी लिखूंगा। ठीक है, अब मुझे पता है किसका फॉर्मूला होता है। आप बोलोगे भैया ये फॉर्मूला होता है cos 2x का। किसका होता है? cos 2x का पता है तो हमने लिख दिया cos 2x का इक्वल टू cos kx।
अब देखो भाई एंगल का कंपैरिजन किससे होता है, आप बोलोगे एंगल से होता है, तो मतलब 2x बराबर क्या आ गया, kx आ गया, x x कट गया तो 2 बराबर क्या आ गया, k आ गया। तो इस क्वेश्चन को मैं बोलूं तो ये मैं 3 लाइनों में कर देता, और बच्चे क्या कर रहे होते हैं, इसको पूरा पहले मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, फिर f के x की पूरी वैल्यू रखते हैं, फिर आपस में इक्वल रख रहे होते हैं। इतना नहीं करना, थोड़ा लॉजिक लगा लिया करो कि एक नंबर का है तो मुझे उसमें स्टेप कट करनी है। क्लियर। अब जरा देखते हैं हम आगे अगला क्वेश्चन कैसा रहा है कि भाई साहब ये दोबारा से मैट्रिक्स है, whose एलिमेंट आर गिवन बाय दिस। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या कहता है कि इसकी मीनिंग समझते हैं हम। पहले तो देखो मैट्रिक्स जो है मुझे क्या निकालना है, आप बोलोगे ए स्क्वायर निकालना है। अब मुझे क्वेश्चन में ए स्क्वायर निकालने के लिए ए मैट्रिक्स चाहिए होगी, क्योंकि ए स्क्वायर तो निकलता है ए इंटू ए से निकलता है। किससे निकलता है, ए इंटू ए से। ए स्क्वायर तो तभी निकलेगा, तो मुझे ए मैट्रिक्स चाहिए होगी। अब ए मैट्रिक्स बताई इसने कि जो ए मैट्रिक्स है वो मेरी 2/2 की है, तो मतलब A11 हो गया, A12 हो गया, A21 हो गया और A22 हो गया। अब इसने फॉर्मेट भी बताया कि भाई जो भी आपको मैट्रिक्स बनानी है उसका मैं आपको फॉर्मेट दे रहा हूं। यहाँ पे बड़ी वैल्यू आएगी किसकी, आई और जे में से जो भी बड़ा है, और इसमें मिनिमम छोटी वैल्यू आएगी किसकी, आएगी आई और जे की। जैसे कि मैं बात करूं A11, तो भाई इसमें दोनों में ही मैं बात करूं तो दोनों ही क्या है हमारे पास, इन दोनों में तो सेम ही है हमारे पास, तो आप चाहो तो किधर भी रख दो, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो मतलब पहला आंसर तो मैट्रिक्स का निकल गया मेरा क्या, 0। अब बात करते हैं 2 1 को लेकर। अब भाई 2 1 में इसने बोला मैक्सिमम वैल्यू को यहां रखो, मिनिमम वैल्यू को यहां रखो, तो कितना आया, आप बोलोगे 1। सेम बात मैं बात करूं तो A21 की, तो मैक्सिमम वैल्यू को आगे, मिनिमम वैल्यू को पीछे, तो ये भी कितना आया 1, और ये कितना आ गया 0। क्लियर। ठीक है, अब कहता है ए स्क्वायर निकालो, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप बोलोगे ए इंटू ए होता है। तो भाई हमने अब इसका क्या कर देंगे, आप बोलोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। अब बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हमारा फाइनल आंसर है। तो आपको पता है रो किससे मल्टीप्लाई होती है, आपकी कॉलम से। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता है कि 0 को 0 मल्टीप्लाई किया तो 1 को 0 से किया 0, 1 को 1 से करते 1 आ गया। ठीक है जी, 1 को 0 से किया 0, ये भी हमारा 0 आ गया। इसको इससे किया 0, ये भी 0 आ जाएगा हमारा। और फिर हमने 1 को 1 से किया ये, तो इस हिसाब से हमारा मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया। तो आंसर क्या आया हमारा, सी। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, देखते हैं। अब ये कहता है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, कहता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सी है बाबू, स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में आपको पता होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है कि उस किसी भी मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं तो -a के बराबर होती है। तो मतलब कि मैं समझा कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, इसका क्या करूं, पहले मैं ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करा, तो मैंने ट्रांसपोज करा, तो ट्रांसपोज पता है रो कॉलम में बदल जाती है। रो किस में बदल जाती है हमारे पास, कॉलम में। ठीक है, तो ये हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है जी, ये b अपनी जगह आ गया और ये 1 अपनी जगह आ गया। ये मेरा c हो गया, ये 0, ये -5 हो गया। फिर ये मेरा -1 हो गया, 5 और 0। ये किसके बराबर होती है, -a। जो भी था वो आपने इधर लिख दिया। ठीक है जी, अब जो भी मल्टीप्लाई हो रहा था हमने माइनस के साथ कर देते हैं हम जरा। ठीक है, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये 1 c 0 -5 -1 5 0। सेम कहानी यहाँ पे भी आ जाएगा, -a -c 1 मल्टीप्लाई किया -b 0 -5। ठीक है, मल्टीप्लाई किया -5 5 और ये 0। आप देखोगे बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रहा है जो भी नंबर है हमारे पास। तो भाई कंपैरिजन करें तो a वाले का कंपैरिजन a से करते हैं, तो आप बोलोगे कि a बराबर आ गया -a, तो a की वैल्यू निकाल लो तो माइनस का इधर आकर प्लस हो जाता है। तो 2a बराबर कितना हो गया, 0। पहली बात क्लियर, मतलब a की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, आप बोलोगे 0 आ जाएगी। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं जी। फिर मैं बात करता हूँ b, तो आप बोलोगे b बराबर क्या था, -c था, मतलब b बराबर आया -c। ठीक है, अब क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन में चाहिए क्या था उस भाई साहब को। क्वेश्चन में आंसर चाहिए था 2a - b + c, ये आंसर चाहिए था। तो मुझे पता था कि a की जगह तो मुझे 0 रखना था, मैंने 0 रखा, ब्रैकेट b अपनी जगह है, c की वैल्यू सॉरी b की जगह मैं क्या रख सकता था, आप बोलोगे b की जगह आप रख सकते थे -c + c। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 में से 0 गया तो बच्चा क्या, आप बोलोगे 0। तो हमारा आंसर क्या हो गया, a हो गया। कोई दिक्कत।
तो मतलब आप मान के चलो मैट्रिक चैप्टर के सारे एमसीक्यू ही भर भर के क्वेश्चन आ रहे, कोई बड़े क्वेश्चंस नहीं आ रहे, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेस नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं जरा अगला क्वेश्चन। भाई सिंपल मल्टीप्लाई करने की कह रहा है, तो हमने क्या करा, आपको पता है जो रो होती है वो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, हमने कर दिया। तो ये 5x हो गया, इसको इससे किया माइनस का 2 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया 0 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू, अब यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे किया तो -6, इसको इससे करा तो x हो गया, ये हमारा फॉर्मेट बन गया। ठीक है जी, अब भाई दोनों का आपस में इक्वल रख लेते हैं क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, इक्वल रखा, अब पता है x वाले एक साइड, ठीक है, x वाले हमने क्या कर दिया, एक साइड कर दिया, विदाउट x वाले एक साइड, तो -4, ये 4x, तो x की वैल्यू आप बोलोगे -1 आ गई, तो इधर मतलब मेरा आंसर क्या हुआ, a हो गया। क्लियर, अब देखते हैं जरा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहाँ थोड़ा सा लॉजिक है, कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ p एंड q है ना इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स की, अगर p और q को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स आता है। अब लॉजिकल बात है, डायगोनल जो मैट्रिक्स होती है वो किस में होती है, आप बोलोगे स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके या तो मेरा ऑर्डर होना चाहिए था 2/2 का, या मैं बोलूं मल्टीप्लाई करके होना चाहिए था 3/3 का। ये कहानी कह रहा है कि दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर वाले का ही पार्ट होता है, तो या तो 2/2 या 3/3 में होना चाहिए मल्टीप्लाई करके अगर आ रहा है तो। अब बताया कि जहां पे इसने पी क्यू का ऑर्डर बता रखा है, क्यू का ऑर्डर क्या है 3/2 का है, Q वाले का ऑर्डर बता दिया। अब P वाले की बात कर रहा है कि P वाले का ऑर्डर क्या रहेगा। अब लॉजिकल बात है कि अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो आपको पता है कि ये वाला नंबर मेरा यहां मैच होना चाहिए, तो मतलब यहां पे क्या रहेगा, आप बोलोगे 3 रहेगा, और जो फाइनल आंसर आता है, ठीक है, फाइनल आंसर जो आता है वो इसके जैसा आएगा हमारे पास, कि यहाँ जो नंबर है वही यहाँ आएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। ठीक है, तो मतलब मेरे पास अगर मैं समझना चाहूं तो मेरा जो P मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या रहेगा, क्या रहेगा, आप बोलोगे P मैट्रिक्स का ऑर्डर आपने निकाला 2/3, मतलब C। कैसे निकाला, दोबारा समझा रहा हूं, देखो तो देखो दोबारा समझते हैं हमारे पास। ठीक है, दोबारा में देखे तो देखो Q का ऑर्डर दे रखा था, Q का ऑर्डर क्या था हमारे पास, 3/2 का था। अब मुझे पता दोनों का मल्टीप्लाई करके डायगोनल मैट्रिक्स आनी चाहिए, मतलब ऐसा कोई ऑर्डर बनेगा ही। ठीक है, जिसमें से मेरे को P पता है। अब मैं बात करूं Q का मल्टीप्लाई, अब मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं तो मुझे पता है ये नंबर इससे मैच होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो मतलब मुझे पता चल गया 3। और फाइनल आंसर किस में आना चाहिए, आप बोलोगे जो नंबर यहां पर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ना कोई नंबर रहेगा। अब आप बोलोगे कि भैया फाइनल आंसर में तो यहाँ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी। आपने जब अभी समझा रहे थे तो यहाँ 2 ही क्यों लिखा, तो भाई इसने एक वर्ड यूज करा कि जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डायगोनल मैट्रिक्स आएगी, क्या आएगी हमारी, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मैंने ऑर्डर बताया था भाई तेरे को कि 2/2 होगा या फिर 3/3 होगा। मैं चेक कर रहा हूं, मेरा ये आंसर आ रहा है 2 में, तो इसका मतलब डायगोनल का जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या रहेगा, आप बोलोगे 2 रहेगा। तो इसका मतलब मैं क्या समझा कि जो मेरा P मैट्रिक्स का ऑर्डर निकलेगा वो क्या निकलेगा, आप बोलोगे 2/3 निकलेगा। क्लियर हुई बात इधर, चलो देखते हैं जी अब अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आ गया कि k की वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर पहले कर लेते हैं। ए स्क्वायर का मतलब दोनों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्वेश्चन की शक्ल देखते ही डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करा, +7 i की जगह आपको पता है आपने i की जगह लिख दिया, इक्वल टू k अपनी जगह था, a की जगह क्या कर दिया मैंने, a की वैल्यू रख दी। अब बच्चा क्या करता है, पूरा मल्टीप्लाई करता है, मैं पूरा नहीं करूंगा, मैं तो सिंपल गेम खेलूंगा। फर्स्ट वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, फर्स्ट वाले का काम लेकर चल रहा हूं क्योंकि आंसर तो सबसे सेम ही आना है। तो ये हो गया हमारा 9 मल्टीप्लाई -1 प्लस का, इसको मल्टीप्लाई किया तो 7। फर्स्ट वाले का काम कर रहा हूं मैं, मतलब कि समझाना चाहूं तो मैंने क्या करा, फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई किया बाकी नंबर छोड़ दिए, इधर भी फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई किया बाकी नंबर छोड़ दिए, इधर भी मल्टीप्लाई किया फर्स्ट वाला बाकी नंबर मैंने छोड़ दिए। क्लियर, अब मेरे को पता है इन सबका समेशन, मतलब ये हो गया हमारा 8 + 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 3k हो जाएगा। तो मैंने निकाला 15 इक्वल टू 3k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब बच्चा इसी क्वेश्चन के अंदर क्या करता है, इस क्वेश्चन के अंदर वो पहले पूरा मल्टीप्लाई करेगा, पूरा मल्टीप्लाई करके फिर कंपैरिजन करेगा। अरे बाबू 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 1 नंबर के लिए भी तुम 3 से 4 मिनट लगाओगे, टेक्निक यूज करो क्या कि भाई मुझे तो k निकालना है, तो फर्स्ट वाले का कंपैरिजन करते हुए निकला मैं। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारा, C फॉर चुड़ैल, C आंसर आ गया हमारा।
अब बात आ जाती है इस वाले कोई भी क्वेश्चन को लेकर। अब इसने बोला ए और बी दे रखा है, जहां पे ए बी दे रखा हो मुझे और आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले देखा कि ए इंटू बी, तो मैंने ए मैट्रिक्स लिखी 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 और 4। फिर मैंने बी मैट्रिक्स लिखी, अब बी जो भी थी मल्टीप्लाई करके, तो हमने ये बी मैट्रिक्स लिख दी -2 0 1 9 2 -3 6 1 और इक्वल टू क्या था, आई था, क्योंकि ए इंटू बी का मतलब क्या आ रहा है, आई आ रहा है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। अब ये देखिए कि लैम्बडा कहां पर आ रहा है हमारा, आप बोलोगे लैम्बडा आ रहा है हमारा यहां पर, ठीक है। तो मैं जब मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे पता है कि ये वाली वैल्यू, क्योंकि लैम्बडा के साथ मल्टीप्लाई करना है, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं कोई फायदा है, आप बोलोगे नहीं। लेकिन अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो फायदा है, आप बोलोगे यस, क्योंकि लैम्बडा यहीं पे ही आ रहा है, ठीक है। और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये बताइए जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, कि फर्स्ट रो को, तो इसको कहां लिखा जाएगा, सोचना है आपको कि A11 की जगह कमेंट में बताना कहां लिखा जाएगा, ठीक है, कहां पर लिखा जाएगा ये चीज सोच के बताना। तो आप बोलोगे भैया फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, और ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब यहां पे लिखा जाएगा। और मैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो इसके इक्वल टू में क्या चल रहा था, आप बोलोगे भैया 0 चल रहा है, तो हम इसका आंसर इससे कंपैरिजन नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मतलब लास्ट में 1 कहां आ रहा है, किस जगह पर आ रहा है, 3/3 में आ रहा है, 3/3 में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 3/3 को, ये 3 था, ठीक है, थर्ड कॉलम, क्योंकि 3/3 का मतलब क्या हो गया कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम हो गया, तो मैं इस वाले को मल्टीप्लाई करूंगा इस वाले से, ठीक है। डायरेक्ट करने के चक्कर में हूं मैं, एक नंबर के हिसाब से दिमाग लगाना है, ये नहीं कि पूरा डिटेल में कर रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं, क्योंकि इक्वल टू में क्या है 1, तो 1 के हिसाब से डिसीजन लेना है हमको, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई किया, तो पहले मल्टीप्लाई करने से पहले इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि मेरे को यही चाहिए था 3 -2 और 4, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1/3 और इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये लैम्बडा अपॉन 3 इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो करा तो मेरे को पता है ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 1 आ गया जी, कोई दिक्कत, ठीक है। इसको इससे किया तो प्लस का 2 आ गया जी, इसको इससे किया तो आप बोलोगे 4 लैम्बडा अपॉन 3, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल चलेगी, आप बोलोगे 1 के, क्योंकि लास्ट में क्या था 1 था। अब 1 से 1 क्या हो गया, आप बोलोगे कट हो गया, तो बचा क्या 2 + 4 लैम्बडा अपॉन में 3, अब इक्वल टू क्या हो गया 0, कैलकुलेशन कर लीजिए, लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी 6 + 4 लैम्बडा इक्वल टू 0 अपॉन में 3। भाई ये डिवाइड के उधर जाके क्या हो जाएगी, आप बोलोगे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हमने क्या करा 6 + 4 लैम्बडा इक्वल टू 0, तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई 6/4, वो भी माइनस के साइन के साथ, और कट रहा है तो काट दो, तो 3/2 हमारी लैम्बडा की वैल्यू होगी, ठीक है। मैं दोबारा समझा देता हूं, इस क्वेश्चन में ये कलाकारी मत करना, क्वेश्चन की शक्ल देख के कि आप पूरे को पूरे से मल्टीप्लाई कर रहे हो, भाई ये एनालाइज करो, मुझे लैम्बडा चाहिए था, लैम्बडा जो आ रहा है वो मेरा एक आ रहा है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करके, लेकिन इसके फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में इक्वल टू में क्या है 0, तो मैं यहां कंपैरिजन नहीं करूंगा। मैंने देखा और लैम्बडा कहां से निकलेगा, आपने बोला जब हम थर्ड कॉलम को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पे यही नंबर है, तो इससे कंपैरिजन करके मेरे को अपना आंसर निकालना हुआ। क्लियर हुई बात इधर, तो मतलब इसलिए मैंने क्या करा, थर्ड रो को, जो मेरी रो नंबर थर्ड थी, इस थर्ड रो को मैंने मल्टीप्लाई किया कॉलम के थर्ड से, और इक्वल टू में 1 क्यों लिखा, क्योंकि इक्वल टू में क्या था 1 था, बस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करी और ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, बच्चा आधा टाइम यही वेस्ट करता है, दे धड़ाधड़ कैलकुलेशन नहीं करनी, थोड़ा लॉजिक लगाओ प्रैक्टिस करते टाइम। अब कहता है ये इज द स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो याद करो स्केलर मैट्रिक्स क्या होते थे, आप बोलोगे भैया स्केलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं। तो मतलब मैं क्या समझा कि भाई इधर भी 5 आएगा, ठीक है, ये तो हमारा सी रहेगा, ठीक है, इधर भी मेरा क्या आएगा 5 आएगा। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं जिसके डायगोनल के एलिमेंट सेम हो, तो अगर मेरा एक जगह 5 है तो आप बोलोगे सब जगह यही होगा, ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी नहीं कहलाएगी। क्लियर, क्योंकि यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा। अब देखते हैं हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए, तो मैं पूछूं एक ही जगह क्या है, आप बोलोगे एक ही जगह जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, इस क्वेश्चन में एक ही जगह आप रख दीजिए सर जी, एक ही जगह क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा।
मैं पूछूं बी की जगह तो आप बोलोगे बी कहाँ है, ये रहा, और ये बी कहाँ है, ये रहा, तो बी की जगह क्या आ गया, 0। मैं पूछूं सी की जगह, आप बोलोगे सी की जगह भी 0 आ गया। मैं पूछूं डी की जगह कितना आ गया, 5 आ गया। कैलकुलेशन करी 5 + 20 तो आंसर कितना हो गया, 25 हो गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा, डी आ गया। क्लियर, ठीक है। तो ये अलग अलग सेट्स के हमारे पास क्वेश्चन थे, कैसे कैसे हमसे पूछे गए हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए देन ए माइनस ए ट्रांसपोज इज दिस। क्या हो सकता है कि ए, तो ये तो हमने एनसीईआरटी में भी करा हुआ है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम सबसे पहले इसका क्या करते हैं, आप बोलते हो ट्रांसपोज करते हैं। अब भाई यहाँ पे प्रॉपर्टी पता चल गई होगी, ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, आप बोलोगे भैया ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज होता है। तो मैंने क्या कर दिया, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, इसको बी मान लिया। और किसी भी मैट्रिक्स का दोबारा ट्रांसपोज करते तो क्या आता है, वही मैट्रिक्स आ जाती है। अब आप चेक करो कि इसके जैसे ही बस माइनस कॉमन ले लो, और जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। तो अगर मैं इस पूरे को सी नाम देता हूं, सी ट्रांसपोज बोलता हूं, तो ये भी क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। और ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई बाबू, आप बोलोगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। क्लियर। अब देखते हैं जरा आगे। अब ये वाली थी, कहता है कि विच इज द ट्रू, कि कौन सा ट्रू है, पीछे भी हमने सीखा था। कहता है कि आई जे इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर या तो ये होगा हमारे पास, ठीक है, या मैं बात करूं तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होगी। क्लियर। अब आप समझो कि ये हमारा 1 1 होता है और ये मेरा 2 2 होता है। जहां पे मेरी वैल्यू है, यहाँ 1 1, ये मेरा 2 2 और ये मेरा क्या होता है, आप बोलोगे 3 3। तो मतलब मैं समझा कि जहां पे मेरी सेम वैल्यू है, जहां पे आई और जे, जहां पे मेरा आई और जे सेम है, वो मेरे को दे रहा है 1। आई और जे जो सेम है वो क्या दे रहा है, मेरा 1 दे रहा है। और मैं समझा जो मेरा आई और जे अलग अलग है वो क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो अब मैं अपना ऑप्शन देखता हूं कि यहाँ पे कौन सा ट्रू हो सकता है। तो आप बोलोगे डी ऑप्शन राइट है भैया। आपने बोला आई और जे सेम है, 1 1 है, तो आपको 1 आंसर आ रहा है। आई और जे सेम था, 1 आ गया, और अलग अलग था तो क्या आंसर आ रहा है, आप बोलोगे 0 आ रहा है। क्लियर। अब देखते जरा अगला क्वेश्चन। अब कहता है कि इफ द है ना एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ए, मतलब इसने दे रखा है ए क्या है, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ये बात दे रखी है। तो पूछ रहा है क्या बी का ट्रांसपोज और ए बी क्या देगा। तो भाई ये भी मेरे को क्या देगा, सिमेट्रिक ही देगा। जरा चेक कर लेते हैं कि भाई चेक करने के लिए बैठा तो मैंने इसका ट्रांसपोज किया, और जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो ये इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। तो आपको इधर प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी कि भाई जब ट्रांसपोज करते हैं तो पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे हो जाता है। तो हमने क्या करा, अप्लाई कर दिया कि भाई जो ए बी आगे आ गया, ठीक है, और ये बी टी हमारा पीछे हो गया। क्लियर जी। अब भाई इसका भी दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते तो बी आ जाता है बार बार। बी ट्रांसपोज अपनी जगह है, और आपको इसकी वैल्यू दिख गई ए डॉट बी। तो देखिए ये पॉजिटिव ही दे रहा है ना हमारे पास, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, ये क्या होगा, स्क्यू होगा, सिमेट्रिक होगा। आप बोलोगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, मतलब मेरा एसेंशियल तो गलत हो गया, ठीक है, एसेंशियल तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है जी, फॉल्स हो गया। अब बात करते हैं हमारे रीजन को लेकर कि रीजन का आंसर क्या होगा। अब रीजन में क्या कहता है कि अ स्क्वायर पी इज द स्क्यू मैट्रिक्स देन कंडीशन। भाई कंडीशन राइट है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। क्लियर। अब देखते हैं थोड़ा अगला क्वेश्चन जरा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए कर दीजिए हम, ठीक है, ए इंटू क्या करा हमने, ए करा, ठीक है, इक्वल टू बी था तो हमने क्या लिख लिया इधर, बी लिख लिया। अब भाई सिंपल सी बात है कि ये जो होगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपने मल्टीप्लाई किया एक्स को एक्स से करा तो एक्स स्क्वायर आ गया, 1 को 0 से करा 0 आ गया, एक्स को 0 से करे 0, ये आपका 1 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स आ गया, और इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, तो प्लस का 1 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई आता होगा 1 को इससे करा, इसको इससे, सेम कहानी, ये 0 और ये 1 आ गया। अब इक्वल टू में क्या चल रहा है, आप देखोगे 4 0 -1 और 1 चल रहा है। क्लियर। अब भाई एक्स वाले का कंपैरिजन करके देखो, तो पहले मैंने इसका कंपैरिजन इससे करके देखा, ठीक है, तो इससे करके देखा तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया हमारे पास, 4 हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, आप बोलोगे 4 का रूट कर दीजिए, तो आ गई वैल्यू +-2। अब बच्चे क्या करता है, यहाँ पे करने के बाद वो आंसर सी लगा देता है, जबकि आंसर सी नहीं है। इस बार रीजन बताता हूँ क्यों, क्योंकि एक्स यहाँ भी बैठा है। तो एक बार चेक करो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकल रही है, तो आप देखोगे यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल रही है क्या, -2 निकल रही है। तो जो करेक्ट आंसर होगा
जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा -2 है, नॉट है -2 और +2। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन में मैं +2 यहां रखता हूं, अगर मैं x की जगह +2 यहां रखता हूं तो +2 मैंने रखा तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और जबकि इक्वल टू में क्या आंसर आ रहा था, -1, तो इसलिए 2 वाला जो नंबर है वो इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा। क्लियर? अब जरा देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। हमारे पास ये दे रखा है a स्क्वायर माइनस के ए माइनस 5a इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ k की क्या वैल्यू रहेगी। सबसे पहले a स्क्वायर दे रखा है तो आपने a स्क्वायर को लिखा आपने, ठीक है, जो भी हमारा a स्क्वायर था उसकी वैल्यू आपने इधर लिख दी, ठीक है जी, है ना। अब कहता है माइनस का के ए जो भी था आपने इधर a की वैल्यू लिख दी, ठीक है जी, -5i, आई की जो भी वैल्यू थी वो आपने इधर लिख दी, और इक्वल टू क्या चल रहा था, 0, ठीक है। अब इधर ध्यान दो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मैं इधर पूरा नहीं कर रहा, मैं सिंपल सिर्फ फर्स्ट रो को ही इससे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करूंगा। देखना कैसे, मैंने मल्टीप्लाई किया 1 आया, ठीक है, प्लस का 3 को 3 से किया 9 आ गया, क्लियर। मल्टीप्लाई किया हमारे पास, ये मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया माइनस का के, और मल्टीप्लाई किया माइनस का 5, ठीक है। मैं पूरी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, और इक्वल टू क्या था, 0 था। अब भाई मुझे पता है इन सबको आपस में प्लस कर लेते हैं, तो ये हो गया 10, माइनस का क्या था, के था, और माइनस का क्या था, 5 इक्वल टू 0। मैं क्यों पूरा मल्टीप्लाई करूं, पूरी कैलकुलेशन करूं, मुझे के की वैल्यू चाहिए, शुरुआत से निकल रही है तो निकाल लो। ये 5 हो गया माइनस का के बराबर 0, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, बी होगा। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 i माइनस a प्लस a स्क्वायर। मुझे i की वैल्यू भी पता है कि i की वैल्यू क्या होती है, आपके 2/2 है तो ये i की वैल्यू रख दी, माइनस a जो भी था वो आपने इधर लिख दिया, a जो भी था हमारे पास, ठीक है। अब कहता है a स्क्वायर। अब भाई a स्क्वायर की बात करें तो a स्क्वायर निकलता कैसे, आप बोलोगे a इंटू a स्क्वायर होता है, तो हमने a स्क्वायर निकालने बैठे, पहले हम क्या निकालने बैठे, a स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर निकालने बैठे, तो ए स्क्वायर में मुझे पता है कि ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। मल्टीप्लाई की बात हो रही है, 2 को 2 से करा 4, इसको करा तो -4, इसको मल्टीप्लाई किया तो 2, ये भी -2, मल्टीप्लाई किया -8 प्लस का 8 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो -4 प्लस का 4 आ गया। तो आपने क्या देखा कि ये 0 हो गया, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, मतलब ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स है वो 0 बन गई। तो अब सोचो कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स मेरी 0 है तो मैं ए क्यू निकालने जा रहा हूं, क्या निकालने जा रहा हूं, ए क्यूब। तो ए क्यूब कैसे निकलेगा, आप बोलोगे ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो ए से, ए क्यूब निकल जाएगा। अब आपको पता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स मेरी 0 मैट्रिक्स थी, अगर मैं उसको अगली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्यूब भी क्या हो जाएगा, 0। तो आप समझे कि जो भी मेरा ए स्क्वायर था उधर भी 0 होगा, ए क्यूब था वहां भी क्या होगा, 0 होगा, हर, ठीक है। तो A4 भी क्या होगा, 0 होगा, A5 भी क्या होगा, 0 होगा। तो हम इसके बिहाफ पे कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करा, आपने देखा कि भाई बस ये पूरा 0 हो गया, बचा क्या हमारा 1, ठीक है। फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस किया तो 1 माइनस 2 हो गया, फिर 1 में से 0 माइनस किया, फिर 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये 1 माइनस माइनस प्लस हो गया। तो आपने देखा आपका आंसर आ गया -1, 4 और 3। तो हम देखते कहां पर आंसर है, आप बोलोगे -1, 4 और 3 हमारा आंसर है ए। क्लियर हुई बात इधर, ठीक है, क्या आंसर है, ए है हमारे पास। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। कहता है ये दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब लॉजिकल बात है, अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने कर दिया, 1 को 4 से करा 4 हो गया, माइनस का 2x, ठीक है। अब यही चीज है कि ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 को 0 से किया, ये 0 हो गया तो इक्वल टू में 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गई। आप बोलोगे ये तो बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया था, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब देखते हैं बिल्कुल एक और बेसिक क्वेश्चन, कहता है a और b क्या है, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दो है ना, स्क्यू सिमेट्रिक है। कौन सी है, स्क्यू सिमेट्रिक है, कि a जो है वो हमारे स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ये भी -a देगा, b ट्रांसपोज भी क्या देगा, -b देगा। तो पूछ रहा है कि भाई साहब ab प्लस ba का क्या आंसर होगा। तो मैंने क्या करा, इसका जब भी चेक करना हो तो ट्रांसपोज करते हैं। अब ट्रांसपोज करेंगे तो पहले ab के ऊपर ट्रांसपोज लगेगा, फिर किसके ऊपर लगेगा, ba के ऊपर ट्रांसपोज लगेगा, लगा दिया। अब मेरे को पता है कि ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो पीछे वो आगे आ जाता है, जो आगे है वो पीछे हो जाता है। सेम कहानी बात यहां पर आ गई।
अब आपको पता है कि इसने स्क्यू बोला था, मतलब ये भी माइनस बी आ गया और ये भी माइनस ए आ गया, क्योंकि बोला ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। सेम कहानी यहाँ पर, ये भी माइनस ए आ गया, ये आ गया माइनस बी आ गया। तो अब आपने देखा तो ये हो गया हमारा बी ए और ये क्या हो गया हमारा प्लस का ए बी हो गया। तो मतलब अगर मैं इसको सी नाम देता हूँ, सी ट्रांसपोज, तो ये भी सी के जैसा है या नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल है, आगे पीछे लिखा लेकिन प्लस में कोई फर्क नहीं होता। तो इसका ट्रांसपोज क्या आ गया हमारे पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। क्लियर हुई बात? ठीक है जी। अब देखते हैं हम आगे। तो आगे सारे फाइनल क्वेश्चन हमारे क्या हो गए, खत्म हो गए। तो 2024 में भी जो मैट्रिक्स चैप्टर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपने देखे कि ओनली क्या है, हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है। तो मैं बोलूंगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और मैं अगली वीडियो में आपको जो कवर कराने वाला हूं वो 2023 के क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं कि मैट्रिक्स चैप्टर के 2023 के क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, सी यू।